नमस्कार दोस्तों। आज इकोनॉमिक्स का हम पढ़ेंगे टॉपिक एग्रीकल एग्री स्टार्टअप्स, एग्रो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जरा टॉपिक पढ़ेंगे। और फिर अभी हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे टॉपिक हो गए हैं और वेरियस स्कीम्स के जितने टॉपिक्स तो अपलोड हो चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ना चालू करेंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ और दिवाली भी आने वाली है, पर आप लोगों के एग्ज़ाम का भी कोई ठिकाना नहीं है 2025 के मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं एग्री स्टार्टअप्स वाले टॉपिक को और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो एग्री स्टार्टअप्स वाला जो टॉपिक है उसमें जी ये टॉपिक है आपका। और इसमें वही है, मोस्टली जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर के एरिया में हो रहा है उनके बारे में मोस्टली है। वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आधी चीज़ें तो डेफिनेशन से ही, वर्ड से ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो एग्री स्टार्टअप एंड एग्री प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन। तो एग्री स्टार्टअप मतलब इसमें क्या करना है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स है, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा इसको एग्रो प्रोसेसिंग आप पढ़िए। तो जो एग्रो प्रोसेसिंग है कि मतलब जो जैसे फूड प्रोसेसिंग है उसके रिगार्डिंग वाली चीज़ें हैं। फॉर वैल्यू एडिशन मतलब एग्रो प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन। तो इसमें दो टॉपिक अलग अलग हैं, एक है आपका एग्रीकल्चर स्टार्टअप वाला और एक टॉपिक टॉपिक आपका एग्रो प्रोसेसिंग वाला। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले पूछेगा भाई कि एग्री स्टार्टअप्स क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां या ऐसे उद्यम जो कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी और व्यापार मॉडलों का उपयोग करके किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि भाई ये जो एग्री स्टार्टअप है ये होते क्या है। तो ये कोई कंपनी होगी या कोई ये उद्यम होगा, ठीक है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी बनी, स्टार्टअप है, स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड तो होगा नहीं, कुछ 10-5 लोगों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा ये कंपनी एक उद्यम होगा, ये क्या करेगा, वर्क किस क्षेत्र में करेगा, ये वर्क करेगा कृषि क्षेत्र में काम करेगा ये। अच्छा, कृषि क्षेत्र में क्या काम करेगा ये कृषि क्षेत्र में ये काम करेगा कि जो, कहाँ गया, हाँ, जो नई तकनीकी हैं, नई तकनीकी और जो मार्केट में जो नए मॉडल हैं, व्यापार मॉडल हैं, उनको लेकर के आएगा, उनका यूज़ करेगा। और किस लिए यूज़ करेगा, ताकि भाई जो किसान है, जो किसानी है और जो किसान है, तो किसान की समस्या को दूर करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कोई मान लो कोई टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है तो टेक्नोलॉजी के फील्ड वाला होगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में है तो एग्री स्टार्टअप हो गया। तो एग्री स्टार्टअप क्या होगा, ऐसी एक कोई कंपनी होगी या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम होगा जिसमें वो एग्रीकल्चर के फील्ड में नई टेक्नोलॉजी और नए मार्केट मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो किसानों की और जो एग्रीकल्चर है उसकी समस्या को दूर करेगा, ठीक है। अब ये स्टार्टअप जो होंगे कृषि में उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और आपका वितरण, मार्केटिंग, ठीक है, और उसके बाद मार्केट तक रीच, बाजार पहुंच, इसको क्या करेंगे, बेहतर बनाने का काम करेंगे, ठीक है। आप एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल सोचिए। लेट सपोज आप समझिए कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आया रात में, यार अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक छोटा सा कोई कंपनी बनाता हूँ, ठीक है। 3-4 लोग मिले और 3-4 लोगों ने मिलकर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू एक कंपनी बना ली, ठीक है। अब इन लोगों ने कंपनी बना ली, अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम ये कर रहे हैं कि जो किसान है और जो सरकार है, तो सरकार जो जो स्कीम लॉन्च करती है किसानों के लिए, ठीक है, चाहे वो आपकी सॉइल के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे वो उनको क्रेडिट देना हो उसके लिए हो, चाहे वो इरिगेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग
के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका मार्केट तक रीच करने के रिगार्डिंग हो, फिर चाहे वो आपका उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के रिगार्डिंग हो, वेरियस चीज़ें हो सकती हैं, किसी के भी रिगार्डिंग हो। इस इनमें से किसी भी एक चीज़ को पकड़ लिया, मान लो उन्होंने पकड़ लिया कि हम इरिगेशन जो फैसिलिटी है उसके लिए जो स्कीम चलती हैं और जो आस-पास में ऐसी नहरें हैं या कुछ भी हैं, तो उनको हम एक जियो टैगिंग करके सब कुछ करके टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, हम उनको, ज़रूरी नहीं इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, हम उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ड्रिप सिंचाई का यूज़ करें, ठीक है? और स्प्रिंकलर सिंचाई का यूज़ करें, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सब्सिडी कैसे आपको मिल सकती है, आप पानी का कितना यूज़ करें, कौन सी फसल में कितना यूज़ करें, वेरियस चीज़ें। तो इससे आपको दिखेगा कि वहाँ की एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो ये कामें करेंगे और उन किसान जो किसान होंगे उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और किसान की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊँचा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्री स्टार्टअप काम करेगा। अच्छा, अब इसका रोल क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या करेगा? मतलब ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है, अगर ये इस टाइप के स्टार्टअप बनेंगे तो क्या करेंगे? क्या वो खेती की समस्या बढ़ा देंगे? क्या वो किसानों की समस्या बढ़ा देंगे? क्या वो, आपको क्या लगता है कि उनका प्राइस बढ़ जाएगा? क्या हो जाएगा? तो रोल क्या होगा? तो सबसे पहला तो रोल ये होगा भाई कि हमें देखें कि जो आय है, आय में वृद्धि होगी। किसकी आय में वृद्धि होगी? उस किसान की आय में वृद्धि होगी। किसी भी चीज़ में देखिए, आय जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी, तभी किसी को क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा, अन्यथा प्रॉफ़िट नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर उनका उनका वो इनपुट कॉस्ट है, वो इतना कम कर दें, जिससे उनका जो आउटपुट आए, वो बहुत बढ़ जाए, तो किसानों की आय वृद्धि होगी ना। तो इस तरीके से जो आपका स्टार्टअप है, इस तरीके से सब काम करेगा। तो आय में वृद्धि करेगा। क्यों आय में वृद्धि करेगा? क्योंकि इनपुट कॉस्ट को कम कर देगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ठीक है, पहले आय में वृद्धि करेगा। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप है इसमें, तो जैसे जैसे उनको, किसानों को क्या बोल सकता है कि आप एक्वा कल्चर कर लीजिए, ठीक है, आप हॉर्टिकल्चर कर लीजिए, ठीक है, आप इसके अलावा जैसे कि ये जो आपका पशुपालन होता है, ये भी साथ में करिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग करिए। तो इस तरीके से जब उनको सजेशन दिए जाएंगे कि भाई आपके यहाँ ऐसा है कि कैप्सिकम अच्छा खासा हो सकता है, आपके यहाँ इस टाइप की फसल है कि मतलब इस टाइप का आपके यहाँ का क्लाइमेट है कि अंगूर अच्छा खासा हो सकता है, तो आप क्यों फालतू का धान गेहूँ इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोइए बढ़िया, इस टाइप से, है ना? तो वो क्या कर सकते हैं, आय में वृद्धि कर सकते हैं। और आय में वृद्धि कैसे होगी? डाइवर्सिफिकेशन की मदद से होगी। तो इधर पे लिखता हूँ मैं विविधीकरण, और इसमें हम लिख देते हैं जलीय कृषि, पशुपालन, इसके अलावा आपका हो जाएगा बागवानी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा ये आपको कृषि विविधीकरण की ओर भी ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? जो माइक्रो फार्म इंस्टॉलेशन की सुविधा कैसे स्टार्टअप्स जो देंगे, तो उसके तहत क्या होगा कि पशुपालन, कम श्रम आवश्यकता, जलीय कृषि, गैर फसल विविधीकरण से वर्ष भर आय अर्जित करने, आय बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, संवहनी कृषि प्रणाली अपनाने में सहायक होगा। जैसे कि भाई, अब ये मान लीजिए कि धान 6 महीने लगी हुई है, मतलब 6 महीने का मतलब ये है कि भाई आपने धान बोया, उसके बाद फिर आपने काटा वाटा, मार्केट तक गए, सब में 6 महीने लग गया, तो आप उसमें बिजी रह गए। लेकिन आप सोचिए आपका 12 महीने आपका ये एग्रीकल्चर का काम चलता है, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो भाई अभी आपने मान लीजिए कि फूड क्रॉप्स बोली, इसके बाद आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिससे कि आपको अच्छा खासा फायदा हो गया। जैसे कि मान लीजिए दो 2 महीने में हो जाता है, जो 1 महीने में हो जाता है, इस टाइप की फसलें आपने बोली। तो उस डाइवर्सिफिकेशन से आपको क्या फायदा मिलेगा कि इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ में डाइवर्सिफिकेशन होने से आपके साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल सोर्स ऑफ
इनकम। ठीक है, अब तीसरा तीसरा ये जागरूकता का सृजन होगा। जागरूकता का सृजन ये कैसे होगा? देखिए, इंटरनेट, एग्रीटेक स्टार्टअप, ये सब कृषक समुदाय तक पहुंच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, क्लाइमेट जोन पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड का क्लाइमेट जोन पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि भाई किसी, जैसे मध्य प्रदेश का कोई सा ऐसा जिला हो, जैसे नीमच मंदसौर मान लीजिए, इसका क्लाइमेट कैसा हो, जैसा कि कहाँ पे है, मान लीजिए कि इजिप्ट में है या इजराइल में है। ठीक है, अब उस क्लाइमेटिक कंडीशन पे इजराइल कैसी कृषि कर रहा है, क्या हम उस कृषि को यहाँ पे नीमच मंदसौर में नहीं अपना सकते? और उसको अपना करके हम यहाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर को, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सब कुछ नहीं बढ़ा सकते? तो ये चीज होगी। तो मतलब क्या होगा कि एग्रीटेक स्टार्टअप से किसान कैसे बनेंगे? आपके जागरूक बनेंगे। अच्छा, फिर चौथा हम देखते हैं, ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, चौथा, तकनीकी प्रगति। अच्छा, जब मान लीजिए कि आपको पता चला कि भाई इस टाइप का कोई स्टार्टअप है, देखिए जोमेटो था सबसे पहले, तो फिर स्विगी आया, फिर उबर ईट्स आया, उबर ईट्स को तो जोमेटो ही खा गया। ठीक, ये वेरियस चीज़ें चली। अब जैसे आप देखते होंगे जेप्टो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, ढेर सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब शुरू हुई थी, तो एक साथ नहीं शुरू हुई ना, पहले जोमेटो आया, फिर उसको देख के स्विगी आया, फिर उसको देख के और दूसरी चीज़ उबर ईट्स आया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब एग्रीकल्चर को लेकर के कोई स्टार्टअप बनेंगे, तो और दूसरे भी जो स्टार्टअप होंगे वो इस चीज में काम करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो इजी, मतलब वेरियस प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, तो किसी एक की मोनोपोली नहीं रहेगी, मोनोपोली नहीं रहेगी तो सस्ती सेवाएं मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, तकनीकी प्रगति होगी किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र तक तकनीकी प्रगति होगी कि भाई डिमांड क्रिएट हो रही है, जो किसान है वो जागरूक हो रहा है, तो जागरूक हो रहा है तो वो अब स्टार्टअप का सहायता ले रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मदद नहीं कर रही हैं, तो छोटी छोटी कंपनियों से ही मदद लेकर के हम अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, इसका एग्रीकल्चर का। और आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे जैसे इंडियन फार्मर जैसे, या फिर जो यूट्यूब में, जैसे एक यूट्यूब में आप एक चैनल देखेंगे, घर की खेती, ये बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और आप इसमें देखेंगे कि ये लोगों से, किसानों से मिलते हैं, और मध्य प्रदेश के ही, मतलब भोपाल के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं का ये चैनल है। ठीक है, तो ये लोगों से मिलते हैं और किसानों से इंटरव्यू लेते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो भी इरी, सहतूत, टसर, मूंगा, इस टाइप की वैरायटी की जो कॉटन, रेशम की फसलें हो रही हैं, तो उन सब की पूरी प्रॉपर वो जानकारी लेते हैं। तो इस टाइप, ये सब क्यों हो रहा है? सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही तो हो रहा है ना। क्या करें, कैमरा लिए माइक लिए चले गए। इसके अलावा और क्या हुआ, ऋण संस्कृति में सुधार आएगा। ऋण संस्कृति में सुधार कैसे आएगा? लघु और सीमांत किसान भी निम्न ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? मान लीजिए कि कोई एग्री स्टार्टअप है जो फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और वो जो छोटे किसान हैं उनको अच्छे कम रेट में क्या करा रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो इनकी डिपेंडेंसी, मतलब किसान को डिपेंडेंसी सरकार पर सिर्फ ना रह करके इन पे भी हो जाएगी, तो इनका भी काम चलेगा और कृषकों का भी काम चलेगा, कि हर चीज के लिए साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो साहूकार को एक महीने का 10%, 20% देंगे, तो ये एक साल का 10% दे देंगे। ठीक है, अब कुछ इनिशिएटिव्स भी होंगे किसके रिगार्डिंग में, एग्री स्टार्टअप के रिगार्डिंग में, तो वो देख लेते हैं। तो 2020 में आरबीआई ने बैंकों को कहा कि एग्री स्टार्टअप को दिए गए लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत रखें। देखिए क्या होता है, जो बैंक लोन देती है ना, तो उसमें 40% जो एरिया होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। इसमें से 18% जो एरिया होता है
वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। फिर कुछ 10-5% किसके लिए हो जाएगा, आपका एजुकेशन के लिए हो जाएगा, फिर कुछ माइनॉरिटीज के लिए, तो ऐसे वेरियस रहते हैं। तो 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। तो आरबीआई ने कहा, क्या कहा 2020 में, कि आरबीआई said add agri startup लोन इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है कि पहले देखिए, पहले क्या होता था 1969 और इसके पहले क्या होता था कि जो बैंक है वो कोई मतलब सीआरआर एसएलआर तो मेंटेन करती ही थी। तो एसएलआर अभी अभी की डेट में मान लीजिए कि 17 से 20% के बीच में होगा। पहले होता था ये 65%, 70% होता था। अब बैंक के पास 100 रुपए हैं और 70 रुपए बैंक ने रिजर्व करके रखे हुए हैं, अब बचे 30 रुपए, और 30 रुपए में से लोन देने हैं। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ करके ये किसानों को लोन देने जाएंगे? तो इसलिए फिर नरसिम्हन कमेटी बनी, ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि 20% से ज़्यादा एसएलआर नहीं होना चाहिए और 4% के आसपास आपका सीआरआर होना चाहिए, और धीरे धीरे इसको भी कम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हुई। तो उसी समय फिर कॉन्सेप्ट निकला 1965 के आसपास, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगी। और इससे मतलब ये 40% एरिया जो है, इस 40% लोन जो है ये इन्हीं एरिया पे जाएगा, इसके अलावा और किसी एरिया पे नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो फिर पीसीए फ्रेमवर्क के तहत, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बैंकों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 2022 में। ठीक है, दो बजट आ गया। तो जब बजट आया तो उसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम हेतु फंड की घोषणा, मतलब कि इसलिए जो एग्री स्टार्टअप है फॉर दिस क्या करेंगे, एक फंड की घोषणा की। इसके तहत, अंडर नाबार्ड के तहत। ठीक है, तो नाबार्ड आप जानते होंगे कि 1982 में बना, 20 जुलाई को रामन कमेटी की सिफारिश पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये क्या करता है, इट्स ये एग्रीकल्चरल, मतलब ये आप इसके पास पढ़ने जाएंगे ये नहीं देगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बैंकिंग होती है उसको रेगुलेट करता है ये। ठीक है, अच्छा, अब कुछ भाई इशू तो होंगे ही ना, बिना मसले के कैसे मजा आएगा। ठीक है, तो कुछ तो होगा गड़बड़ दया, देख लेते हैं क्या गड़बड़ होगी, क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो पहला इशू ये क्रिएट हो सकता है, इशू ये है, मतलब अभी वर्तमान में इशू ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब वो लिस्ट होने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपने आप को लॉन्च करती है, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में आईपीओ से जुटाई राशि में एग्री स्टार्टअप की भूमिका नगण्य है। तो आईपीओ से जुटाई राशि में एग्री स्टार्टअप की भूमिका नगण्य, अर्थात कि जो जनता है वो इस चीज को, एग्री स्टार्टअप वाली चीज को बोगस समझती है कि अरे इसमें इसमें क्यों ही हम फालतू का पैसा लगाए अपना शेयर इसमें। फिर कृषि स्टार्टअप धन आकर्षित करने के मामले में पीछे ही रहे, मतलब इनको इशू ये है कि इनको कुल जमा ये है कि फंडिंग नहीं मिलती। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंजल इन्वेस्टर और एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके जीवन में कोई एंजल हो, एंजल का मतलब ये नहीं एंजल प्रिया है ना, ये लड़की लड़की नहीं। मतलब कोई ऐसा हो जो आपको बोले कि ले भाई 10 लाख रुपए ले, और जो तेरे को ढंग का बिजनेस करना है तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। और तेरे को जब लौटाना हो तो लौटाना, और या फिर मैं 1% तेरे को महीने का ब्याज कर देता हूँ, लौटा देना। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए तो ये मसीहा ही बन के आया ना, एंजल बन के आया। अच्छा, इसका ये काम नहीं है, ये इसका मेन काम नहीं है ये पैसा बांटना है सब। ठीक है, वही जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो वो जब आपको पैसा देगा, ले भाई 10 लाख रुपए ले, 10% साल का ब्याज बनेगा। ठीक है, और ये तो इसका धंधा ही है। ओके,
जैसे अपन इंडियन इन्वेस्टर्स किसको बोल सकते हैं कि भाई जैसे रतन टाटा साहब है, तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो मान लीजिए उनको किसी का स्टार्टअप अच्छा लगा, तो वो बोले कि लो भाई, मैं जो है तुमको 100 लाख रुपए देता हूँ, मतलब 1 करोड़ रुपए की राशि देता हूँ, और इस विशाल धनराशि का उपयोग करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है, ये होते हैं इंडियन इन्वेस्टर। अब तीसरा देखते हैं हम, स्टार्टअप्स की लागत और छोटे किसानों के पास धन का अभाव स्टार्टअप्स को से दूर रखता है। देखिए क्या होगा, जो स्टार्टअप होंगे, कि मान लीजिए कि भाई अब आपने कहीं से आपको फंडिंग नहीं मिली, आपने खुद से ही इस चीज़ को खोला, तो इंस्टॉलेशन फलाना ढिगाना सबके हजार खर्चे आएंगे। तो जो स्टार्टअप्स को खर्चे आए, और जो आप क्या कहना चाहिए फंड आपको मिल रहा है, वो हो रहा है मिसमैच। तो उसकी वजह से आप क्या करेंगे कि जो किसान है, उससे ज़्यादा क्या करेंगे, आप चार्ज करेंगे। ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो उस चीज़ को वहन नहीं कर पाएगा। जब वो उस चीज़ को वहन नहीं कर पाएगा, तो ये मसला होगा कि आपको, मतलब जो स्टार्टअप कंपनी है, उसको होगा नुकसान। ठीक है, इसके अलावा और चौथा एक चीज़ और है, चौथा ये बोलता है कि स्टार्टअप्स के पास क्षेत्रीय प्रैक्टिकल विशेषज्ञता का अभाव है। ठीक है, तो जो स्टार्टअप हैं उनके पास क्षेत्रीय, और दूसरा मतलब जो क्षेत्र है, उनकी उनकी प्रैक्टिकल, मतलब देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मैं तो समझ गया हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, पहले ओरली समझा देता हूँ। देखिए ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट, ये जो स्टार्टअप है, जैसे भाई आपको अब बुंदेलखंड की स्थिति नहीं पता, आप बघेलखंड में रहते हैं या आप मालवा में रहते हैं, अब आप बुंदेलखंड को कवर करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे मिश्रित मिट्टी होती है, आपको नहीं पता कि वहाँ ज़्यादातर लोग सरसों बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, चना बोते हैं, आपको सब नहीं पता, और आप वहाँ पे उस टाइप का स्टार्टअप खोल रहे हैं कि धान वाले के लिए, या फिर मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जो सोयाबीन या इन सब चीज़ों के लिए, तो आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रीजनल नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टअप जो कंपनी है, उनको रीजनल नॉलेज नहीं है। और कैसा रीजनल नॉलेज नहीं है, उनको प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ वो गए हों, कागज पत्थर में देखे हैं, उस हिसाब से उनको नॉलेज है। तो ये सब इशू जो है ये इसके साथ इन्वॉल्व है। तो पहला क्या है कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं, वो लिस्टेड हो रहे हैं, तो उनके आईपीओ राशि नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, कोई इनको अच्छी खासी फंडिंग नहीं कर रहा है एग्री स्टार्टअप्स को। तीसरा, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती है, तो वो खुद से पैसा लगाते हैं, तो वो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो किसान उस चीज़ को वहन नहीं कर पाता। चौथा, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको रीजनल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रीजनल नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल। ठीक है, ऐसा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है कि सरकार ने क्या इस क्षेत्र में कुछ काम किया है। ये बार बार क्यों आ जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। अब हम नज़र डालते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स की। तो जब हम इसको नज़र डालते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए, तो आप पाएंगे मित्रों कि ये जो पेन है हल्का क्यों हो जाता है। चलिए, तो सीड कैपिटल के बारे में बात करी गई। कैसे सीड कैपिटल के बारे में बात करी गई? सीड कैपिटल क्या होता है? सीड का मतलब क्या होता है? बीज। मतलब कि अगर आपको कोई फसल चाहिए तो आप बीज बोएंगे, बीज बोएंगे तो फसल उगेगी।
तो ऐसे ही किसी स्टार्टअप्स को पनपने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, वो कैपिटल होगी सीड कैपिटल, जिससे वो स्टार्टअप पैदा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा सीड कैपिटल? या तो बैंक के द्वारा मिलेगा, और दूसरा नाबार्ड द्वारा एग्री स्टार्टअप के लिए क्रेडिट प्लस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। तो सीड कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, बैंकों के द्वारा सीधे मिल सकता है, सिविल कॉमर्शियल बैंक के थ्रू मिल सकता है, और दूसरा नाबार्ड जो है स्पेशल एफर्ट्स मारेगा उस चीज के लिए। ठीक है, फिर कृषि के लिए सेबी कुछ करेगा, तो सेबी क्या करेगा इस स्टार्टअप के लिए कि एग्रीकल्चर हेतु एक मतलब समर्पित डेडिकेटेड एक्सचेंज बना दे। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो एग्रीकल्चरल एक्सचेंज। फिर फील्ड विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना, जैसे कृषि शोधकर्ता हो गए जो R&D का, जैसे ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इन जगहों पे जो हो रहे हैं। फिर वित्तीय विशेषज्ञ जो हैं कि भाई साहब आप बताइए कैसे प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, जो टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपर्ट है उनसे, तो इन सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तो होलसम अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये सब गवर्नमेंट एफर्ट्स मार रही है अपने। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है कि जो इन्वेस्टर जो CSR है उसमें से बोल सकती है कि आप इसमें से खर्चा कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वेरियस चीज़ें हैं इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डू। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्रीकल्चरल स्टार्टअप, देखते हैं कि भारत में कुछ स्टार्टअप्स बने जो, तो एक, तो ये स्टार्टअप का टाइप हो गया, ये वर्क हो गया, ये इसका नाम हो गया। तो एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है फिनटेक एंड इंश्योरटेक। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, आसान और सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे कृषि ऋण, फसल बीमा, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें एक, इस क्षेत्र में एक स्टार्टअप, उसका नाम है समुन्नति। ठीक है, समुनाटी पहले मैं उसको पढ़ता था, इल्यूमिनाटी जैसे, ये समुन्नति है इसका नाम। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, 2014 में बना है ये, एंड इट्स अ काइंड ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC है ये। इसके अलावा एक और है ग्राम कवर। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, नाम कितने प्यारे प्यारे हैं इनके, ग्राम कवर। तो ये 2000 आपका 17-18 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, और रूरल इंश्योरटेक मार्केट प्लेस है ये। ठीक है, काम क्या करता है, इसी फील्ड में काम करता है। दूसरा एग्रीटेक, तो ये क्या करता है, स्मार्ट कृषि समाधानों पर फोकस्ड है। तो प्री सीजन फार्मिंग, ठीक है, सीजन के पहले क्या फार्मिंग कर सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण, सेंसर आधारित फसल निगरानी, ये तमाम चीजें। ठीक है, जैसे मान लो भाई खेत में सुअर घुस गया तो क्या करें। ठीक है, इस तरीके से, या फिर मॉइस्चर से पता चल रहा है कि बारिश होने वाली है, या कुछ भी चीजें हैं, तो वेरियस चीजें कि क्या कर सकते हैं। तो निंजा कार्ड, इसके लिए इसके लिए जो स्टार्टअप बना है उसका नाम निंजा कार्ड। फिर एक है, अब इसको आप पढ़ेंगे डी, इसको आप पढ़ेंगे डी हार्ट, लेकिन ये क्या है, देहात, देहात को इन्होंने। फिर इसका क्रॉप इन एक स्टार्टअप है। ठीक, देखिए हम जानते नहीं उस चीज़ को, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रही है। फिर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स हैं। तो ये क्या है, ये फसल को बाजार में ले जाना, तो किसान की फसल खेत में पैदा हुई उसको बाजार तक ले जाने में मदद करते हैं। दूसरा, किसान और ग्राहक के बीच की दूरी को कम करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, वे कूल नाम से एक है, वे कूल है ना, कूल बेब्स ऐसा, तो वे कूल है ना, कूवेल अपनाओ, वे कूल, और एग्री बाजार, तो बाजार तक ले जाना, तो एग्री बाजार। फिर फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप है, तो कृषि उत्पादों को प्रसंस्करणों के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलते हैं। अच्छा, तो ये हेक्टर ब्रेवरेजेस नाम है, और ID फ्रेश, ये इसका नाम है स्टार्टअप का। फिर एक है कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं वो, तो किसानों को नई तकनीकी, फसल प्रबंधन और बाजार की जानकारी देते हैं। तो इस क्षेत्र में आपका कौन काम कर रहा है, कृषि हब इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये वेरियस स्टार्टअप्स थे, और ये इनके काम थे, और ये सभी चीजें कर रहे हैं। अगला, इसमें अगर हम देखें कि हमने अभी तक होल समय इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा, तो आप पाएंगे कि हमने बात की कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप क्या होता है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप एक कंपनी है, एंटरप्रेन्योर है। इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, नई तकनीकी और व्यापार मॉडलों का यूज करके, जिससे किसानी और किसान दोनों की समस्या को दूर करते हैं। इसमें हम कृषि उत्पादन, कृषि वितरण और बाजार पहुंच, इनको बेहतर बनाने का काम करते हैं। दूसरा, रोल क्या होता है इसका, तो इसका रोल ये होता है कि इनकम में वृद्धि करेगा। देखिए बहुत सारे रोल डाल सकते हैं अपन ऐसे वेरियस। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि करेगा, किसानों की फसल विविधीकरण करेगा,
जागरूकता बढ़ाएगा, तकनीकी प्रगति करेगा, ऋण संस्कृति में सुधार करेगा। इसके अलावा जो किसान मतलब ये और क्या कर सकता है, जो किसान है, ठीक है, तो उनके लिए मतलब किसान की आत्महत्या जो सुसाइडल चीजें होती है उनमें सब कमी लाएगा। तो ढेर सारी चीजें ये कर सकता है, ठीक है। फिर इनिशिएटिव कुछ सरकार ने लिए हैं, तो हाँ लिए। 2020 में आरबीआई ने कहा कि जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है इसको ऐड करो, किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड करो लोन देने के लिए, ठीक है। दूसरा, 2022 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा की जाएगी और नाबार्ड के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। नाबार्ड 1982 में बना। कुछ इशू भी होंगे, तो जो हम ये इशू सामने आए कि भाई जो आईपीओ से पैसा जुटाया गया, तो एग्री स्टार्टअप की उसमें तो भूमिका बिल्कुल नगण्य थी। दूसरा, इनको ना एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें कुछ फंडिंग ही नहीं दे रहे हैं। तीसरा, स्टार्टअप जो है महंगे स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वो किसानों से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो इनका कुछ यूज ही नहीं हो पा रहा है। चौथा, स्टार्टअप कंपनी को रीजनल नॉलेज का रीजनल नॉलेज जो है उसकी प्रैक्टिकल उस रीजनल नॉलेज जो होता है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है उनके पास, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स मारे, तो हाँ सीड कैपिटल के बारे में बात करिए कि भाई सीड कैपिटल क्या कैपिटल होती है। ऐसी कैपिटल होती है जो किसी भी कंपनी को, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो पहला कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो बाई बैंक नाबार्ड द्वारा एग्री स्टार्टअप के लिए क्रेडिट प्लस सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा कृषि के लिए सेबी, तो सेबी सोच रहा है कि अलग सा एक्सचेंज ही बना दूं मैं डेडिकेटेड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फिर फील्ड विशेषज्ञों का सहयोग लेने की बात चल रही है कि हम जो कृषि शोधकर्ता हैं, वित्तीय विशेषज्ञ हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इन सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने कुछ स्टार्टअप की बात करी कि भाई एक स्टार्टअप है जो फिनटेक के और इंसोटेक के क्षेत्र में काम कर रहा है और वो आसान और सस्ती वित्तीय सेवाएं पहुंचाता है, कृषि ऋण और फसल बीमा की सुविधा देता है। तो इस क्षेत्र में ग्राम कवर नाम का एक स्टार्टअप वो काम कर रहा है जो नोएडा में स्टैब्लिश है, और एक समुन्नति नाम से है जो हेडक्वार्टर चेन्नई में। इसके अलावा एग्रीटेक के क्षेत्र में जो स्मार्ट कृषि समाधानों पर फोकस्ड है, वो प्री सीजन फार्मिंग, ड्रोन तकनीकी, आईओटी उपकरण, सेंसर आधारित फसल निगरानी, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। और इस क्षेत्र में निंजा कार्ट, देहात, क्रॉपिन, ये स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके लिए स्टार्टअप है, तो फसल को बाजार तक ले जाने में किसान और ग्राहक की दूरी कम करने में मदद करता है। इसके लिए वे कूल और एग्री बाजार, ये दो स्टार्टअप हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप है, तो कृषि उत्पादों को प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एड करना। तो इसमें हेक्टर ब्रेवरेजेस और आईडी फ्रेश, ये दो स्टार्टअप काम कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड और ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तो किसानों को नई तकनीक, फसल प्रबंधन और बाजार की जानकारी देने के लिए एक स्टार्टअप है। ये कृषि हब नाम से ये स्टार्टअप है। तो आई होप सो ये आपको पूरा क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये स्कीम भी उसी के अंडर में है, ठीक है। क्योंकि इसमें, तो इस स्कीम को तो मैंने पिछले एक वीडियो पढ़ा हुआ उसमें बता ही दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जो कृषि प्रसंस्करण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।